जरा सोचिए, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपना वोट डालने जा रहे हैं। सामने मुस्कुराते हुए नेता के पोस्टर पर आपको उम्मीद की किरण दिख रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2000 के दशक की शुरुआत तक नेता अपने आपराधिक केस छिपा सकते थे, अपनी संपत्ति छिपा सकते थे और अपनी पढ़ाई लिखाई तक बताने से बच सकते थे, फिर भी आपके वोट की मांग करते थे। चौंक गए ना? सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक एडीआर केस में तय किया था कि हर उम्मीदवार को अपना आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और शिक्षा का खुलासा करना अनिवार्य होगा। इस केस को हमने इसी चैनल पर दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर एडीआर केस के बाद सरकार ने इस फैसले को कमजोर करने के लिए कानून में संशोधन कर दिया। तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दोबारा हस्तक्षेप किया। इस बार केस बना पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2003। केस का नाम याद रखिएगा, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2003 सुप्रीम कोर्ट। और एक ऐसा फैसला दिया जिसने मतदाता के जानने के अधिकार को और मजबूत और स्थायी बना दिया। इस वीडियो में हम इस केस को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि क्यों यह केस हर एक कानून के विद्यार्थी, जुडिशरी एग्जाम के अभ्यर्थी और यूपीएससी कैंडिडेट के लिए मील का पत्थर है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2003 के इस अहम फैसले की पृष्ठभूमि और तथ्यों को समझते हैं। इस केस को समझने के लिए सबसे पहले हमें एडीआर केस जो 2002 का था उसे थोड़ा सा याद करना होगा। क्या हुआ था एडीआर केस में? एडीआर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर उम्मीदवार को अपने शपथ पत्र में नामांकन भरते समय अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षणिक योग्यता का खुलासा करना अनिवार्य होगा। और उसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह कोई विशेषाधिकार नहीं है बल्कि मतदाता का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए के तहत। लेकिन संसद इससे सहमत नहीं हुई, खुश नहीं थी। इसके बाद सरकार ने जन प्रतिनिधित्व संशोधन अध्यादेश 2002 लेके आई गई सरकार, और फिर उसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन अधिनियम 2002 से बदल दिया गया और संसद द्वारा पारित करा लिया गया। इस संशोधन का मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट के पारदर्शिता वाला फैसला जो एडीआर केस में आया था उसको कमजोर बनाना था। उम्मीदवारों से केवल दोष सिद्धि आपराधिक मामलों की जानकारी मांगी गई, लंबित मामलों की नहीं। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता बताना अनिवार्य नहीं किया गया। तीसरा, संपत्ति और देनदारियों की जानकारी भी सीमित कर दी गई। यानी सरकार ने मतदाता से जानकारी छिपाने का रास्ता फिर से खोलने की कोशिश की। इसी संशोधन को चुनौती दी गई पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ केस में, जो पहुंचा फाइनली सुप्रीम कोर्ट में। अब जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्या मुद्दे थे, क्या सवाल थे जिनको कोर्ट को डिसाइड करना था, उनको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जिनको कोर्ट को उन पर फैसला देना था। पहला सवाल यह था, क्या संसद चुनावी कानून में संशोधन करके एडीआर केस 2002 के तहत तय किए गए खुलासों को हटा सकती है? दूसरा, क्या मतदाता का जानने का अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए का हिस्सा है, भले ही संसद नया कानून बना दे? तीसरा, क्या मुक्त और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? और चौथा, उम्मीदवार की निजता बनाम मतदाता का अधिकार, इसमें हम किसे प्राथमिकता देंगे? अब बात करते हैं इस केस में दोनों पक्षों के तर्क क्या थे, सरकार का क्या तर्क था और पीयूसीएल का क्या तर्क था। सबसे पहले हम भारत संघ की तरफ से सरकार के तर्कों को समझते हैं। सरकार ने तर्क दिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने कि चुनाव कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, न्यायालय को नहीं है। दूसरा, अगर कानून में बदलाव कर दिया गया है तो कोर्ट दखल ना दे। तीसरा, लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा करना, निर्दोषता
की जो अवधारणा है उसके खिलाफ है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के खिलाफ है। और चौथा, बहुत अधिक खुलासे लोगों को राजनीति से दूर कर देगा। और इसके संदर्भ में पीयूसीएल के क्या तर्क थे उसको भी समझना जरूरी है। पीयूसीएल ने कहा, इस कोर्ट के सामने ये तर्क रखे, पहला कि संसद साधारण कानून बनाकर मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। दूसरा, मतदाता का जो जानने का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए से सीधा निकलता है। और तीसरा, जानकारी के बिना मतदाता सही चुनाव नहीं कर सकता। और चौथा, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और संसद इन्हें बिल्कुल भी नहीं बदल सकती। यानी एक तरफ संसद की शक्ति, दूसरी तरफ जनता का अधिकार, यही टकराव कोर्ट के सामने था इस केस में। अब बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था इस केस में, उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में सरकार के संशोधन को रद्द कर दिया। मतलब जो सरकार ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, पहले अध्यादेश 2002 वाला आया था संशोधन अध्यादेश, और फिर जो बाद में संशोधन अधिनियम पारित हुआ था उसको रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 2003 में सरकार के संशोधन को रद्द कर दिया और कहा, पहला, मतदाता का जानने का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए से आता है और संसद इसे बिल्कुल भी छीन नहीं सकती है। दूसरा, संशोधन असंवैधानिक है। जो संशोधन लंबित मामलों और शैक्षणिक जानकारी को हटाते थे उन्हें कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। और तीसरा, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के बारे में यह बोला कि यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और संसद इन्हें कमजोर नहीं कर सकती। और चौथा जो बिंदु था वो निजता बनाम पारदर्शिता के ऊपर कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार की निजता से ज्यादा महत्वपूर्ण है मतदाता का अधिकार। ये फैसला एडीआर केस 2002 को और मजबूत करता है और पारदर्शिता को स्थायी बना देता है। अब बात करेंगे इस फैसले के अंदर कोर्ट के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों की। कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां इस फैसले के अंदर दी। कोर्ट ने यह कहा, लोकतंत्र तभी सफल है जब मतदाता सूचित और जागरूक हो। दूसरा, जानने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकती और उसके साथ साथ मुक्त और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का प्राण है और संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि अगर किसी उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक केस लंबित हो तो उसे चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए या फिर केवल दोष सिद्धि के बाद ही रोका जाए? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं जो ये पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2003 का केस है, इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या रहे और आगे क्या क्या होता रहा इस फैसले के बाद, उसको एक बार समझते हैं। इस केस के बाद भारतीय लोकतंत्र में बड़े बदलाव आए। कैसे आए? यह तय हो गया कि साधारण कानून से मौलिक अधिकार कमजोर नहीं किए जा सकते। दूसरा, चुनाव आयोग की पारदर्शिता की भूमिका और मजबूत हुई है। और तीसरा, इस केस ने आरटीआई आंदोलन, जिसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन आंदोलन कहते हैं, उसको भी प्रेरित किया, जिसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया। और आज आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उम्मीदवारों की पूरी जानकारी देख सकते हैं। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया एडीआर और पीयूसीएल दोनों फैसलों की वजह से। अब इस फैसले के हम एक आलोचनात्मक विश्लेषण को समझते हैं। इस फैसले के कुछ सकारात्मक पक्ष हैं और उसी तरह इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, दोनों को देखना बहुत जरूरी है। अगर हम सकारात्मक पहलू की बात करें तो इस फैसले ने मतदाता के अधिकार को सुरक्षित किया। दूसरा, इसने अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए की व्याख्या को और विस्तृत किया। और तीसरा, मूल संरचना सिद्धांत को चुनावों से जोड़ा। और चौथा, जनता का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर और भी बढ़ गया। अगर हम कमजोरियां फिर सीमाओं की बात करें इस फैसले की, तो यह है कि जानकारी होने के बावजूद भी राजनीति का अपराधीकरण जारी है। जानकारी होने के बावजूद भी राजनीति का अपराधीकरण जारी है। और दूसरा, अधिकांश मतदाता शपथ पत्र पढ़ते ही नहीं उम्मीदवारों के, तो उन्हें पूरी जानकारी होती नहीं।
और तीसरा, झूठे खुलासे पर सख्त कार्यवाही अभी भी नहीं होती। फिर भी यह केस लोकतंत्र में पारदर्शिता का आधार स्तंभ है। अगर पीयूसीएल केस ना होता तो एडीआर केस की उपलब्धियां मिट सकती थी। समझ रहे हैं आप? अब बात करते हैं इस फैसले के और इस सेशन के निष्कर्ष की। तो नतीजा यह है कि पीयूसीएल बनाम भारत संघ सिर्फ शपथ पत्र का मामला नहीं था, यह लोकतंत्र की आत्मा का मामला था। इस केस ने यह तय किया कि मतदाता का जानने का अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए के तहत मौलिक अधिकार है। दूसरा, संसद इस अधिकार को सीमित नहीं कर सकती। और तीसरा, फ्री और फेयर इलेक्शंस संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। यह केस सुनिश्चित करता है कि चुनावों में पारदर्शिता हमेशा बनी रहे। अब इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है, मगर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ खुलासा ही काफी है राजनीति को साफ करने के लिए, या हमें और सख्त सुधारों की जरूरत है, जैसे कि गंभीर केस उम्मीदवारों पर पाबंदी लगाना? अभी हाल ही के अंदर पार्लियामेंट में, संसद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ऐसा ही एक बिल पेश भी किया गया है, जो 30 दिन से ज्यादा अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई कैबिनेट मंत्री जेल में रह जाए तो 31वें दिन उसका पद चला जाएगा। तो क्या ऐसे ही सुधार हमें लाने की जरूरत है? क्या जो ये बिल आया है, इसके बारे में कभी किसी और सेशन के अंदर बात करेंगे, तो क्या ऐसे बिल को कानूनों में परिवर्तित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपकी कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी राय है वो जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखा है, कुछ समझा है, अच्छा लगा है सेशन, तो वीडियो को हाइप जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।